हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे या मेंबर ऑफ मोनेरा की बात करें तो कुछ इस तरह के हमारे सामने आए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने सेल एनवेलप देखा था, जो कि आउटर मोस्ट लेयर थी ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेकंड लेयर आई थी सेल वॉल और थर्ड लेयर आई थी सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिली थी। न्यूक्लियोइड था, राइबोसोम 70S टाइप का था, मीजोसोम, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्यूल और प्लाज्मिड। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर में ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हमें किसकी तरह दिखाई देती है। तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की जनरली जो हमें दिखाई देती है। देखो, बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और माइक्रोस्कोपिक है। तो अंडर माइक्रोस्कोप जो हमें देखने को मिलता है तो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलता है। तो जो ये डार्क कलर की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम कैप्सूल भी बोल सकते हैं या फिर ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ये होगी हमारी आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट, जो कि दो टाइप में प्रेजेंट हो सकती है। कौन कौन सी? एज ए कैप्सूल भी हो सकती है और एज ए स्लाइम लेयर भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो लूजली प्रेजेंट है तो वो स्लाइम लेयर रहती है। उसके जस्ट बाद जो सेकेंड लेयर दिखाई दे रही है वो होती है हमारी सेल वॉल। ठीक है, और जो थर्ड लेयर है यहाँ पे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा जो अंदर जेली लाइक सब्सटेंस रहता है वो रहता है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म बोल सकते हो। और उसके अंदर इस तरीके से जो नेक्ड फॉर्म में हमें क्या दिख रहा है, क्रोमोसोम जो है वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते। तो इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देखो, ये जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो यहाँ पे न्यूक्लियस को अलग नामों से जाना जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। न्यूक्लियस को आप न्यूक्लियस जो है वहाँ पे ट्रू नहीं है या वेल डेवलप नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? ये न्यूक्लियोइड है। इसके अलावा इसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं। जीनोफोर पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा आप इसको फाइब्रियल न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो कि न्यूक्लियोइड के लिए रखे जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया का न्यूक्लियस रहता है इसके अंदर। ठीक है, अब जो ये न्यूक्लियोइड है इसके अंदर हमें जो डबल सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, और वो डीएनए कैसा होता है? नेक्ड डीएनए है। नेक्ड डीएनए मतलब वहां पे जो प्रोटीन है वो नहीं प्रेजेंट है या एक ट्रू क्रोमोसोम स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट, और जो प्रोटीन है वहां पे वो कौन सा रहता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर कुछ सर्कुलर डीएनए भी हमें देखने को मिलते हैं, और इन सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वर्टेड फॉर्म भी देखने को मिलती है, और ये जो इन्वर्टेड फॉर्म रहती है इनको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम के नाम से जानते हैं। मीजोसोम। ठीक है, और ये दोनों तरह से होते हैं, पेरिफेरल भी हो सकते हैं और सेंट्रल भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम भी प्रेजेंट रहते हैं 70S टाइप के। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है वो 70S टाइप की क्या है? राइबोसोम। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है जो नेक्ड सेल ऑर्गेनली है, यानी कि ये जो सेल ऑर्गेनली है वो कैसी है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली है। ठीक है, और ये एक्सेप्शनली सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनली है जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारी मेन कोर स्ट्रक्चर थी जो कि हमें दिखाई देती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं, यानी कि छोटे छोटे ग्रैन्यूल जिनके अंदर वो फॉस्फेट या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर कुछ भी एलिमेंट्स वो क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। तो वो उनके साइटोसोल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इनको हम क्या किस नाम से जानते हैं? स्टोरेज ग्रैन्यूल्स बोलते हैं।
स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं, तो वो इस तरीके से साइटोप्लाज्म में रहता है। इसके अलावा आपको दो मेन स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रही होगी। एक तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं, ये बेसिकली क्या है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको बोला जाता है पिली। ठीक है, और प्लस आपको एक बड़ी सी इस तरीके से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ये जो बड़ी सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली, कुछ ये वाली। तो हमारे सामने दो अलग स्ट्रक्चर है जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी नहीं किया था। वो स्ट्रक्चर क्या है, फ्लेजिला। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पिली क्या होती है और फ्लेजिला क्या होता है और इसका बैक्टीरिया के अंदर क्या रोल रहता है। तो ये कोर स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गई है किसकी, बैक्टीरिया की। सो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहता है, वो रहता है कि पिली और फ्लेजिला क्या है, पिली एंड फ्लेजिला। ठीक है, देखो बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया को मोटिलिटी के लिए, देखो सारे बैक्टीरिया मोटाइल हो ये जरूरी नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं यानी कि बैक्टीरिया जो है ना वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल जो मतलब मूव करने वाले, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं जो कि मूव नहीं करते। अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है तो मोटिलिटी के लिए उसे स्पेशल या उसके मूवमेंट के लिए, बैक्टीरिया को मूवमेंट के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत रहती है, और वो जो मूवमेंट के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर रहती है वो क्या होती है, फ्लेजिला। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम फ्लेजिला देखते हैं, देन उसके बाद में हम पहले डिस्कशन करेंगे क्या होता है। देखो फ्लेजिला जो है वो एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जो कि बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रोवाइड करती है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर हम फ्लेजिला देखें तो एक फ्लेजिला जो बैक्टीरिया की है वो 3 पार्ट से मिलके बनी होती है, यानी कि एक फ्लेजिला में हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सिंगुलर फॉर्म में हम फ्लेजिला को फ्लेजिलम के नाम से भी जानते हैं, और प्लूरल फॉर्म में हम फ्लेजिला बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 पार्ट कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एक तो मिलता है बेसल बॉडी, ठीक, सेकंड जो पार्ट रहता है वो है हुक, और जो थर्ड पार्ट रहता है वो है फिलामेंट। ठीक है, तो ये 3 मेन पार्ट रहते हैं किसके, फ्लेजिला के। अभी हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगी। पहले हम इन तीनों पार्ट्स को डिस्कशन करते हैं। देखो जो पहला पार्ट होता है बेसल बॉडी, ये जो बेसल पार्ट होता है और ये रोड शेप स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, और ये कहाँ लाई करता है, ये लाई विद इन दी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्लेजिला या फ्लेजिलम है उसका जो बेसल पार्ट होता है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में लाई करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि ये किस तरह की स्ट्रक्चर है, तो ये एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है, रोड शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो है इस बेसल पार्ट के अंदर बेसिकली 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है, यानी कि बेसल पार्ट के अंदर 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है, 2 पेयर आप बोल सकते हो, 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये 2 पेयर कौन कौन सा है हम पहले वो देखते हैं। एक पेयर होता है आउटर रिंग का, आउटर पेयर रिंग, और एक होता है इनर पेयर। ठीक है, तो आउटर पेयर जो होता है वो तो लाई करता है सेल वॉल के अंदर, और जो इनर लेयर होती है यानी कि आउटर पेयर के अंदर 2 रिंग्स रहती है, एक रिंग होती है एल और सेकंड जो रिंग होती है उसको हम बोलते हैं पी। ठीक है, और जबकि इनर लेयर होती है वो कहाँ लाई करती है, वो लाई करती है इन सेल मेम्ब्रेन में, और इसमें भी 2 रहती है, एक होती है एस और एक होती है एम। तो बेसिकली हमारे पास 4 रिंग आ चुकी है। एल पी तो जो है वो कौन सी है, आउटर रिंग है, और एस और एम जो है वो इनर पेयर रहता है।
ठीक है। तो अब ये जो पेयर है ना, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर? क्योंकि एक अभी जब हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, स्पेसिफिक यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो बच्चों यू बैक्टीरिया के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक ग्राम पॉजिटिव होता है, मैंने पहले भी बताया था, जो डाई से स्टेन हो जाता है, और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना, उसके अंदर सिर्फ सिंगल पेयर रिंग ही प्रेजेंट होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है ना, उसके अंदर ओनली वन रिंग, वन पेयर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होती है, और वो कौन सा होता है? एस और एम होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, नीट एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन था, जिसके अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लेजिला कैसे हेल्प करती है। तो आप बता सकते हो कि भाई जिसके बेसल पार्ट में चारों के चारों रिंग प्रेजेंट है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जिसके फ्लैजिला के बेसल पार्ट में सिर्फ इनर लेयर प्रेजेंट है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर? तो ये तो सारी चीजें थी किसके बारे में? बेसल पार्ट के बारे में। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं हुक। हुक क्या होता है? देखो, हुक जो होता है वो एक कनेक्टिव लिंक होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ कनेक्टिव बिटवीन, किस किस के बीच में? कनेक्टिव लिंक है बेसल बॉडी एंड फिलामेंट के बीच में। ठीक है, और यानी कि सिंपल सी बात, ये कौन सा पार्ट है? मिडिल पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट है, मिडिल पार्ट है, और ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। और बेसिकली इसकी सिचुएशन की बात करें तो ये लाइज विद इन दी सेल वॉल। ये कहाँ लाया करता है? सेल वॉल में लाया करता है। फिर आता है हमारा फिलामेंट पार्ट। फिलामेंट पार्ट जो होता है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ये। ठीक है, और होलो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, और किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है फ्लेजिलिन प्रोटीन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जिसके ऊपर क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि फ्लेजिला को बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर आएगा फ्लेजिलिन प्रोटीन। और ये किस तरीके का प्रोटीन है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है। तो इससे बैक्टीरिया की जो फ्लैजिला है उसके अंदर मूवमेंट जनरेट होती है, और वो आगे की तरफ क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो कुछ इस तरह की हमारे सामने पार्ट रहता है। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो किस तरीके से देखने को मिलेगा? ये तो मान लीजिए हमारा सबसे आउटर मोस्ट कैप्सूल वो लेयर हो गई। ठीक है, कैप्सूल के बाद हमारे सामने आती है दो रिंग्स। ठीक है, और अगर हम देखें नेक्स्ट, उसके बाद में हमारे पास, पहले हम देखते हैं, ये होगी सेल वॉल इतनी। ठीक है, और ये हम बना रहे हैं सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है, ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या है कि अगर हम देखें, यहाँ तक ये है हमारी सेल वॉल। ठीक है, तो अब हम देखें कि फ्लैजिला की प्रेजेंस हमें किस तरीके से देखने को मिलती है। तो पहले हम बनाते हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर दो रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन सी थी? एस और एम। ठीक, और प्लस दो रिंग हम बनाते हैं किसके अंदर? सेल वॉल के अंदर। एक ये रिंग होगी और एक ये रिंग होगी। ठीक, अब इसके बीच में ये पोर्शन जो पड़ा है वो कौन सा है? ये पोर्शन जो रहता है हमारा वो है बेसल बॉडी। ठीक है, अब बेसल बॉडी के जस्ट बाद हमारे सामने इस तरीके से लेयर निकलती है हुक की, जो कि सेल वॉल से ही लाई करती है। इस तरीके से क्या प्रेजेंट रहता है? ये है हुक। ठीक है, तो
ये क्या है, हुक है, और ये क्या है, बेसल बॉडी, ठीक है, और ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, आगे हमें देखने को मिलती है इस तरीके से एक लंबी सी फ्लेजिला या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने आती है और इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये है हमारे पास फिलामेंट, ठीक है। तो हमारे पास तीनों पोर्शन आ गए, बेसल बॉडी भी आ गई, हुक भी आ गया और फिलामेंट भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे सामने प्रेजेंट रहती है फ्लेजिला की स्ट्रक्चर। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्लेजिला जो है वो कितने पार्ट से मिलके बना हुआ है, 3 पार्ट से है, बेसल बॉडी है, हुक है, और थर्ड पार्ट कौन सा है, फिलामेंट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो इससे कवर हो जाते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ लाई करता है। बेसल बॉडी तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में लाई करती है, हुक जो होता है वो बेसिकली सेल वॉल के बीच में लाई करता है, और जो फ्लेजिला होती है वो आउटसाइड में फ्लेजिलिन प्रोटीन की बनी होती है जो हुक से कनेक्ट रहती है। और ये जो फ्लेजिलिन प्रोटीन है वो उसका नेचर अगर पूछा जाए तो ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे इससे रिगार्डिंग। अब हमें स्ट्रक्चर में क्लियर हो गया कि ये जो फ्लेजिला दिख रही है ये वाली, ये क्लियर हो गई। किसके लिए, कितने पार्ट है इसके, 3 पार्ट है, और काम क्या करती है, बैक्टीरियल सेल में मूवमेंट के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो रहता है पिली। पिली क्या है, अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पिली, देखो पिली जो है वो एक बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो अगर हम देखें तो उसके ऊपर बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो पिली जो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, न्यूमेरियस बहुत सारी रहती है, ठीक है। अब इनको हम किस नाम से जानते हैं, पिली, ठीक है। पिली जो होती है वो स्मॉलर होती है कंपेयर देन द फ्लेजिला, क्योंकि फ्लेजिला तो अभी हमने देखा बहुत ही लंबा था, ठीक। और पिली जो है इसका सिंगल अगर हम फॉर्म की बात करें, सिंगुलर फॉर्म की, तो इसको बोला जाता है पेलस। क्या बोला जाता है, पेलस, जिसे फ्लेजिलम बोला जा रहा था फ्लेजिला के लिए। और अगर हम पिली की टाइप्स की बात करें तो पिली जो होती है बेसिकली 2 टाइप की होती है, ठीक है। पिली जो है हमारे पास 2 टाइप की पिली रहती है। एक तो होती है शॉर्टर पिली, ठीक है, और एक होती है लॉन्गर पिली। ये है दो टाइप की। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन के अंदर कि पिली के टाइप बताओ। तो पिली 2 टाइप की होती है, एक शॉर्टर पिली होती है और एक लॉन्गर पिली होती है। अब जो अगर हम देखें, ये मान लो सेल वॉल है, ठीक है, और सेल वॉल के ऊपर हमें कुछ इस तरीके से हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें सामने आते हैं। ये तो कौन सी होगी, शॉर्टर पिली। और इस तरीके से जो लंबी रहती है वो ये होती है लार्जर पिली, ठीक है। इस तरीके से दोनों तरह की हमें पिली सेल वॉल पे दिखाई दे रही है। अब जो ये लार्जर पिली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्जर पिली जो है इसको हम एफ पिली के नाम से भी जानते हैं, एफ पिली, और या इसको हम सेक्स पिली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरह की पिली हमारे सामने आती है। जो लॉन्गर पिली है वो ऑलवेज डोनर होती है, ठीक है। और एक्चुअली इसका काम अगर हम पहले बात करें फिर हम आगे बात करेंगे। अगर पिली का फंक्शन की बात करें कि ये काम क्या करती है बैक्टीरिया में, तो एक्चुअली जो ये पिलीज होती हैं वो कॉन्जुकेशन में हेल्प करती हैं। किसमें, कॉन्जुकेशन। क्या चीज है कॉन्जुकेशन, एक ऐसे फिनोमिना होती है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ पिली, ठीक है। और जो लॉन्गर पिली है वो हमेशा किसके ऊपर प्रेजेंट है, सपोज देन ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है
और ये हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो अब लॉन्गर पिली जो है वो हमें इस बैक्टीरिया पे देखने को मिल रही है इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर बीच में ये भी है, स्मॉलर भी है। ठीक है, और यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी देखने को मिल रही है, स्मॉलर पिली। ठीक है, तो अब ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से अटैच होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिसके ऊपर लॉन्गर पिली होती है, ये जो है वो एज अ डोनर रहती है। जो डोनर पिली होती है ना, जो डोनर होता है जो कि एज अ मेल एक्ट करता है और ये एज अ फीमेल एक्ट करती है। ठीक है, कॉन्जुगेशन इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल फिनोमिना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक प्रोसेस होती है, क्योंकि एग्जैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है लेकिन उसकी तरह स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। जो शॉर्टर पिली जो होती है वो यहाँ पे जो फीमेल होता है वहां पे हमें लॉन्गर पिली क्या है, एब्सेंट देखने को मिली है। और जो डोनर होता है जिससे कुछ जेनेटिकल मटेरियल किस में स्विच करेगा, फीमेल में जाएगा। तो यहाँ पे जो डोनर है जो देगा जेनेटिकल मटेरियल को वो रहता है एज अ मेल, और मेल के ऊपर कौन सी पिली होती है, लॉन्गर पिली होती है, और ये एक्ट करती है एज ए रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। ठीक है, रेसिपिएंट मतलब जो कि लेता है जेनेटिकल मटेरियल, और वो एक्ट करती है एज ए फीमेल। और इसके अंदर जो पिली होती है वो कैसी होती है, शॉर्टर पिली होती है। ठीक है, सो यहाँ पे लॉन्गर पिली हमेशा डोनर पे होती है और शॉर्टर जो होती है वो फीमेल पे रहती है, जो रेसिपिएंट होता है। ठीक है, अब क्या है, शॉर्टर पिली जो है हेल्प करती है, अटैचमेंट करती है, और यहाँ पे जो पिली जो है वो एज ए कॉन्जुगेशन की फिनोमिना परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे दोनों बैक्टीरिया का आपस में अटैचमेंट होना, इन दोनों का बीच में अटैचमेंट होना, देन एक्सचेंज करना जेनेटिकल मटेरियल, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन फिनोमिना। ठीक है, तो ये दो बैक्टीरिया के बीच में दिखाई देने वाला फिनोमिना रहता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि जो पिली है, अब यहाँ पे क्या है कि जो पिली के अंदर जो इस तरीके से फिब्री वर्ड भी हम कभी कभी यूज कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन के दौरान तो यहाँ पे मेनली तो कौन हेल्प कर रहा है, पिली, या फिर आप बोल सकते हो फिम्ब्री। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन सही रहते हैं। इनफैक्टिव पिली जो रहता है वो भी सही रहता है, या फिब्री वर्ड भी ऑप्शन में मिलता है तो भी सही रहता है। तो ओवरऑल ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे, और अटैच होकर ये जो होता है वो अपना जेनेटिकल मटेरियल किस में दे देता है, दूसरे बैक्टीरिया को दे देता है। और इस अटैचमेंट की फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, वो ये कि पिली को बनाने के लिए भी मैंने पहले भी बता दिया था कि ये कैसे फिनोमिना है, ये भी एक प्रोटीनियस फिनोमिना है, यानी कि इसके अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और कौन सा प्रोटीन रहता है, पिलिन प्रोटीन। जैसे कि फ्लेजिला के अंदर प्रोटीन था कौन सा, फ्लेजिलिन, वहीं पिली के अंदर प्रोटीन कौन सा था, पिलिन प्रोटीन। जबकि फ्लेजिलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल था, जबकि ये कौन सा है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे पिली जो है वो कौन से प्रोटीन की बनी हुई है, पिलिन प्रोटीन की बनी है। और पिलिन प्रोटीन कैसा होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो पिली होता है, पिली कभी भी डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। ठीक है, मोटिलिटी में ये कभी भी अपना रोल प्ले नहीं करती रहती। मोटिलिटी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मोटिलिटी के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है हमें फ्लेजिला की। ठीक है, फ्लेजिला, फ्लेजिला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मोटिलिटी के लिए। ठीक है, और पिली कभी भी मोटिलिटी में अपना रोल प्ले नहीं करती है। तो ये थे अब तक के सारे पिली और फ्लेजिला पे आए हुए सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर दिया है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया। तो ओवरऑल हम लोग वापस से स्ट्रक्चर पे आते हैं, एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर
कुछ अब इस तरीके से सारी क्लियर होगी, जिसके अंदर हमें पिली भी दिख रहे हैं, फ्लैजिला भी दिख रहा है, उसका साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है, डबल सर्कुलर नेक्ड डीएनए भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल हमारे सामने कंप्लीट स्ट्रक्चर आ चुकी है किसकी, बैक्टीरिया की। ठीक है, तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो रहता है कि एक्चुअली एक पोर्शन था इसके अंदर कि जो एफ पिली की अगर हम बात कर रहे थे, वहां पे एक पॉइंट था कि एफ प्लस सेल के नाम से जानते हैं किन को, डोनर जो रहता है ना, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सर्कुलर डीएनए रहता है जो होता है प्लाज्मिड। ठीक है, और ये मैंने पहले भी बताया था, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, अपनी फोटोस्टेट कॉपी करके और ये दूसरे बैक्टीरिया में पास करता है। ठीक है, तो दैट इज अ कॉन्जुगेशन फिनोमेना, यानी कि बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया एक जेनेटिकल मटेरियल। इनकी प्लाज्मिड क्या था, प्लाज्मिड जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहाँ पे डीएनए एज ए जेनेटिकल मटेरियल है, वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पे जिस जो डोनर होता है उस सेल को हम F पॉजिटिव नाम देते हैं, और जो फीमेल रहती है, जो रेसिपिएंट रहती है, उसको F नेगेटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे F प्रेजेंट है, तो मतलब प्लाज्मिड फैक्टर की यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, प्रेजेंस देखने को मिल रही है। राइट, अब हम लोग बीच में दो टर्म यूज कर रहे थे। हम लोग बेसिकली अभी स्पेसिफिक बैक्टीरिया की स्टेनिंग की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया को अगर हम स्टेन करते हैं, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऐसे दो वर्ड है जो अमूमन क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये कि स्टेन करना, डाई करना, कोई भी कपड़ा हम लेते हैं, उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर कलर जब उसके ऊपर डालते हैं, तो वो उस कलर से, उस कलर का उस कपड़े पे क्या बन जाता है, स्टेन बन जाता है, वो कलर आ जाता है बेसिकली। तो जब मान लो हमारे पास बहुत सारे एक टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया है और उसके ऊपर हम स्पेसिफिक डाई डालते हैं, तो उन बैक्टीरिया पे, सारों पे तो कलर आएगा नहीं। कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल हो सकती है वो सारे के सारे डाई को ही एब्जॉर्ब कर ले और वो कलर ही अपीयर ना आए करे, और कुछ के अंदर हो सकता है कैप्सूल ऐसा है जो कलर को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है या अपीयर करवा सकता है। तो जो सबसे पहले हम देखें कि बैक्टीरिया की स्टेनिंग की बात, तो फर्स्ट ऑफ ऑल H.C. ग्राम, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे H.C. ग्राम, उन्होंने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया था बैक्टीरिया को, सबसे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएटेड बैक्टीरिया किसके बेसिस पे, on the basis of स्टेनिंग। स्टेनिंग के बेसिस पे दो कैटेगरी उन्होंने रखी। अच्छा, स्टेन करने के लिए उन्होंने जिस डाई का यूज किया, वो डाई क्या थी, उस डाई को हम बेसिकली, उन्होंने मेथड यूज किया था स्टेनिंग करने के लिए। इस स्टेनिंग करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप में उन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले किससे स्टेन करवाया, क्रिस्टल वॉयलेट से। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जिनेशन वॉयलेट। ठीक है, और फिर उसके बाद में उन बैक्टीरिया को कैल्शियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में पुट किया। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेप में उन्होंने, यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, आफ्टर स्टेनिंग उन्होंने बैक्टीरिया को वॉश किया। आफ्टर स्टेनिंग बैक्टीरिया आर वॉश्ड विद एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। ठीक है, या एसीटोन भी आ सकता है ऑप्शन में, तो भी सही रहेगा। तो यहाँ पे जो ग्राम थे, उन्होंने स्टेनिंग करने के लिए बेसिकली 3 स्टेप लिए। पहले तो बैक्टीरिया को क्रिस्टल वॉयलेट में रखा, देन पोटेशियम आयोडाइड में रखा, और उसके बाद में उन्होंने अल्कोहल से उनको वॉश किया। इन तीनों स्टेप को करने के बाद उनके सामने 2 तरह के बैक्टीरिया आए, 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है,
टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है। कितने टाइप के आ गए? 2 टाइप के। कौन कौन से बैक्टीरिया थे? एक तो वो बैक्टीरिया थे जिनके अंदर स्टेनिंग देखने को मिल रही थी, और वो किस कलर के आ रहे थे? वॉयलेट कलर बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो पर्पल कलर के अपीयर हो रहे थे। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम स्टेन कर पा रहे थे उनको नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे आ रहे थे जिनको एक प्रॉपर कलर नहीं मिल रहा था, जो कि कलरलेस थे। ठीक है, अब ऐसे बैक्टीरिया जो कि कलरलेस थे, उनके ऊपर कोई प्रॉपर कलर नहीं आ रहा था, तो उनको नाम क्या दिया गया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो बेसिकली यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया हमारे पास 2 तरह के हो गए। एक तो कौन से? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक कौन से हो गए? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये था आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का रोल। अब क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन के अंदर कि what is the difference between positive और नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमें कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, तो पहला डिफरेंस अगर हम पॉजिटिव में देखें तो हमारे सामने क्या आता है? जो फर्स्ट डिफरेंस रहता है, मेन डिफरेंस हम करेंगे। देखो पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पे कलर अपीयर होगा। पहली बात तो कौन सा कलर आता है? पर्पल बोल सकते हो या वॉयलेट कलर बोल सकते हो। जबकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आएगा कि ये क्या होते हैं? कलर लेस होते हैं बैक्टीरिया। दूसरा अगर डिफरेंस देखें तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है इज अ सिंगल लेयर। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल वॉल के बेसिस पे हमेशा ही इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। जबकि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? बाइलेयर्ड होती है। बाइलेयर्ड मतलब 2 लेयर से बनी होती है। थर्ड हमारे पास मेन डिफरेंस आता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो अगर हम बात करें थिकनेस की, तो जो इनकी सेल वॉल होती है वो कितनी हमें दिखाई देती है? इनकी अगर हम सेल वॉल देखें वो 20 टू 80 नैनोमीटर की होती है, जबकि इनकी सेल वॉल होती है वो थिन होती है, कंपैरेटिव 8 टू 12 नैनोमीटर की होती है सेल वॉल। ठीक है, उसके अलावा हम देखें तो अगर हम इनके अंदर देखें कि और हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो फोर्थ डिफरेंस हमारे सामने आता है कि इनकी जो बेसल बॉडी होती है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे। बेसल बॉडी में सिर्फ एस और एम 2 ही रिंग प्रेजेंट होती है, इनर रिंग्स होती है वो भी। ठीक है, जबकि अगर हम ग्राम नेगेटिव में देखें तो इनकी बेसल बॉडी में 4 रिंग्स होती हैं, यानी कि 2 पेयर। कौन कौन सी? आउटर भी होगी और प्लस इनर भी होगी। आउटर कौन सी थी? एल और पी थी, और इनर कौन सी थी हमारे सामने? एस और एम। तो चारों की चारों हमारे पास रिंग्स देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हम देखें तो एक स्पेसिफिक एसिड है जो कि प्रेजेंट होता है, फिफ्थ हमारे पास आता है टेकोइक एसिड। वो प्रेजेंट होता है इनकी सेल वॉल में, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर टेकोइक एसिड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एसिड, एब्सेंट इन सेल वॉल। ठीक है, तो ये 5 जो थे वो मेजर डिफरेंस थे किस किस के बीच में? ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। और इसके अलावा अगर हम देखें कि पैथोजेनिक कौन से ज़्यादा होते हैं, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली बिलोंग करते हैं ग्राम नेगेटिव से। ठीक है,
तो मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक, देखो पैथोजेनिक जो टर्म है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनिक का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कोज करते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली कौन सी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वो ग्राम नेगेटिव ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया आते हैं वो किस में आते हैं, ग्राम नेगेटिव में आते हैं, यानी कि ये ग्राम नेगेटिव है और ग्राम नेगेटिव के अंदर हमें पैथोजन जो बैक्टीरिया है वो देखने को मिलते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव में ए फ्यू नंबर ही हमें देखने को मिलता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया का, बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारी मेनली डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बैक्टीरिया की कुछ स्ट्रक्चर भी स्टडी कर लिया, यानी कि हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी, उनके हमने शेप देखा है, प्लस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। प्लस बैक्टीरिया की हम लोगों ने स्टेनिंग भी करवा दी कि बैक्टीरिया को अगर हम स्टेनिंग भी करवा दी कि बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं तो कितने टाइप में आता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है इन तीनों के बाद वो है हमारे पास न्यूट्रिशन। देखो एक स्टोरी की तरह ही तो चल रही है कहानी। जो बैक्टीरिया है हमें तो ये जानना है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपना खाना कैसे खाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो क्या है, सिंगल सेल के हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। और दूसरी बात इनकी जो सेल है वो वेल डेवलप भी नहीं है, डेवलप सेल भी यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट, कि प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर ये बैक्टीरिया अपना खाना कैसे खाते हैं, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने शेप देख लिया, अलग अलग शेप की दिख रही थी, स्ट्रक्चर भी देख लिया हम लोगों ने, उनको स्टेन भी करवा दिया, सारी चीजें हम लोगों ने बैक्टीरिया की करवा दी। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो देखो एक स्टेटमेंट है आपके एनसीईआरटी के अंदर, देखो बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जो कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन रहा हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अगर आपसे पूछी जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, मोनेरा, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं, कौन सी किंगडम में आते हैं, मोनेरा किंगडम में आते हैं। तो मोनेरा किंगडम में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन के फिनोमिना है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ये चीज हम देखेंगे तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिनके अंदर हमें मोस्टली तो बैक्टीरिया कैसे देखने को मिलते हैं, मोस्टली अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक ही होते हैं, ठीक है। मोस्टली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तो मोस्टली बैक्टीरिया तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, मोस्टली तो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। अब क्या है, पहले हम इनके बारे में देखते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होते हैं ना, ये वो बैक्टीरिया होते हैं इनको खाना बनाने के लिए, यानी कि ये सेल्फ फूड सिंथेसिस करते हैं,
ठीक। अब अपना खाना खुद बनाएंगे तो सेल्फ फूड सिंथेसिस करने के लिए इनको दो चीजों की जरूरत हो सकती है। या तो भाई आप इनको लाइट दे दो तो अपना खाना बना लेंगे, या आप इनको केमिकल दे दो तो ये केमिकल की प्रेजेंस से एनर्जी जनरेट कर लेंगे एंड देन खाना बना देंगे। देखो, लाइट से एनर्जी जनरेट करके अगर ये खाना बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और जबकि ये केमिकल से अपना खाना बनाते हैं, केमिकल से एनर्जी जनरेट करके, तो इनको बोला जाता है कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो दो तरह के हो गए हमारे पास ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया। एक तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना लेते हैं, और दूसरे बैक्टीरिया कौन से हुए, वो हुए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, यानी कि केमिकल की प्रेजेंस से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्या है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बैक्टीरिया जो है वो यूज करते हैं किसको, लाइट एनर्जी को। किसको यूज करते हैं, ये लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, किसके लिए, फॉर फूड सिंथेसिस। ठीक है, दूसरी चीज कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो होंगे, क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए बच्चों क्या चाहिए होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चाहिए होते हैं। और जल्दी से याद करके बताओ कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट 10th क्लास में आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा था, क्लोरोफिल था, जो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए प्लांट जो है वो हमें कौन से कलर के दिखाई देते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं। देखो, प्लांट के अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या था, क्लोरोफिल था, और क्लोरोफिल का काम क्या था, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। और सनलाइट के अंदर कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, 7 में वो 6 तो एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे एनर्जी जनरेट होती है और उससे खाना बनता है प्लांट में। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस फिनोमेना, जो प्लांट्स में होती है। ठीक है, लेकिन एक कलर क्लोरोफिल को अच्छा नहीं लगता और वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। ग्रीन कलर क्लोरोफिल के थ्रू रिफ्लेक्ट किया जाता है और वही हमारी आईज में आता है, और देन हमें हर एक प्लांट मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखना मिलता है प्लांट्स का ग्रीन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है बैक्टीरिया का, वो जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हो रही है बैक्टीरिया में, वो जो फोटोसिंथेसिस हम बात करें कैसी है, फोटोसिंथेसिस वो नॉन ऑक्सीजेनिक है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। नॉन ऑक्सीजेनिक का मतलब है कि ऑक्सीजन नॉट रिमूव ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ऐसा बैक्टीरिया लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और खाना भी बना लेगा, लेकिन वो वाटर का ब्रेक डाउन नहीं करता, क्योंकि नेचुरली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है जिससे O2 गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी जो होती है वो किसको ब्रेक करती है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करती है। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है H2S, यानी कि इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड, या आप बोल सकते हो, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, H2S को क्या किया जाता है, वो ब्रेक करता है, H2S सॉरी, H2S को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाएगा। कौन ब्रेक करता है, लाइट ब्रेक करती है। ठीक है, और जिससे हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। ठीक है, और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर गैस रिमूव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के से जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, H2S। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव नहीं होती है। अब आता है एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल देखें
तो कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे हमारे पास यहाँ पे? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो है मेन कोर एग्जाम्पल है किसके? हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के। वहीं अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में, तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है? देखो, पहली चीज, ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में रखते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। क्यों क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं वो क्या है? एब्सेंट है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ प्रेजेंट थे, कहाँ थे? साइटोप्लाज्म में। और वो किसको एब्जॉर्व कर रहे थे? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे थे। क्लियर? ये लाइट एनर्जी को क्या कर रहे थे? एब्जॉर्व कर रहे थे। जबकि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? एब्सेंट है, तो लाइट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं की जाएगी। सो यहाँ पे लाइट एनर्जी नॉट यूज, लाइट एनर्जी नॉट यूज। तो फिर यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज की जाती है? यहाँ पे यूज की जाती है केमिकल एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि खाना बनाने के लिए यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज की जाती है? केमिकल एनर्जी जो है वो यूज की जाती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये जो केमिकल एनर्जी है वो अगर हमारे पास सोर्स पूछा जाए तो केमिकल एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? केमिकल एनर्जी जो है वो ऑब्टेन की जाती है, ऑब्टेन फ्रॉम, ऑक्सीडेशन किया जाता है किसका? ऑफ केमिकल कंपाउंड का। ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा जिससे एनर्जी आती है, और उस एनर्जी का जो बैक्टीरिया है यूज करता है किसमें? खाना बनाने में। ठीक है, तो यहाँ हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में पहला बैक्टीरिया जो रहता है वो कौन सा होता है? नाइट्रेट रहता है, नाइट्राइट बैक्टीरिया, जो कि हम आगे प्लांट फिजियोलॉजी में इनको डिटेल में करेंगे। और एक रहता है नाइट्रेट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया है जो कि एज ए कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था सारा किसके बारे में? ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। देखो, ये जितनी भी चीजें हैं वो आपके एनसीईआरटी लेवल में नहीं गिवन की हुई है, लेकिन ये आपके आगे चैप्टर जो है उनके अंदर ये पूछे जरूर जाते हैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया के बारे में हम स्टडी करेंगे 11th में भी और प्लस 12th के अंदर भी। तो हमें एटलीस्ट बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कैसे लेता है, खाना कैसे खाता है, इतना तो हमें एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बैक्टीरिया आता है वो कौन सा रहता है? हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया कौन से होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, और मैंने पहले भी बता दिया था कि जो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? आर हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, मोस्टली तो हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं वो अपना खाना कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड,
अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी कि मैक्सिमम बात करें या मेजोरिटी की बात करें, मेजोरिटी ऑफ हेटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। इसके अलावा जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं, ठीक है, यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि वो कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, मिल्क से कर्ड बनता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो कि एज ए मेडिसिन काम आती है। इसके अलावा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जो कि बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होती है, क्योंकि बैक्टीरिया में प्रोटीन नाइट्रोजन फिक्सेशन से ही बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूजफुल भी होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं, और प्लस हेटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं ना, थर्ड कैटेगरी ये होती है कि ये पैथोजेंस भी होते हैं। कुछ इनके अंदर क्या होते हैं, पैथोजेंस, मैंने पहले भी बताया था, सम जो होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, यानी कि डिजीज कोजिंग करते हैं, ठीक है। तो ये पैथोजन होते हैं, वो किन किन में डिजीज कोज कर सकते हैं, एनिमल में भी कर सकते हैं, प्लांट में भी कर सकते हैं, ठीक है, और ह्यूमन में तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो सब में ये क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो टाइप में हमारे पास 3 टाइप बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। एक बेसिकली हम इसका टाइप ना मान के अलग कंसिडर करते हैं, लेकिन फिर भी हम 2 तो इसके अंदर मेनली कंसिडर करेंगे। कौन कौन सा, वो नोट डाल के बताऊंगी थर्ड आपको। एक होते हैं सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा जो रहता है वो रहता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये 2 मेन टाइप हमारे सामने रहते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया नाम से पता चल रहा है कि सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर। देखो ये जो टर्म्स है ना बच्चों, वो जरूर याद कर लेना, क्योंकि ऑप्शन जब भी बनता है तो वो एक स्टेटमेंट वाइज आता है जो आपको याद करना होगा। ऑप्शन में वो कर सकते हैं कि ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड डिके इन ऑर्गेनिक मैटर, तो आंसर गलत जाएगा, क्योंकि कौन सा मैटर होता है, ऑर्गेनिक। डेड एंड डिके मैटर जो है वो कौन सा होता है, ऑर्गेनिक मैटर। अगर उनसे वो खाना ले रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। और पैरासाइटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये ऑब्टेन करते हैं अपना फूड, ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल भी आ सकता है और प्लांट भी आ सकता है, ठीक है, इनसे अपना खाना लेते हैं। और जो मैं थर्ड टाइप की कैटेगरी बता रही थी, वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये वो बैक्टीरिया है जो एक समझौता करके रहते हैं। इन शॉर्ट लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, बेसिकली एक समझौता करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि बेसिकली ये प्लांट से बोलते हैं कि तुम मुझे खाना दे दो और मैं बदले में तुम्हारे लिए कुछ काम कर दूंगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या होता है, इनका एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो यानी कि ये एसोसिएशन किस किस के बीच में होता है, प्लांट्स के बीच में होता है और बैक्टीरिया के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट होता है वो तो इनको क्या देता है, फूड देता है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस फूड के बदले में प्लांट के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सिंग करते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और
इस नाइट्रोजन का प्लांट यूटिलाइज करता है किसमें? अमीनो एसिड्स बनाने में, अमीनो एसिड बनाने में, ठीक है। और अदर चीजें, एग्जाम्पल की बात करें इस बैक्टीरिया की तो एग्जाम्पल रहता है राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे वो बैक्टीरिया थे जो आपसे पूछे जाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली जनरेट होगा। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया की सारी चीजें देख ली, बैक्टीरिया का शेप भी देखा, तो फटाफट रिकॉल करते हैं शेप हमें कैसा कैसा दिखाई दे रहा था, यानी कि हम लोग बैक्टीरिया के क्या क्या पढ़ चुके हैं, वापस से बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया जो है वो कौन है? मोनेरा किंगडम के मेंबर जो हैं वो बैक्टीरिया हैं, ठीक। अब बैक्टीरिया की हम लोगों ने शेप देखी, तो 4 तरह की शेप हमारे सामने आई थी। फटाफट याद करो वो 4 तरह की शेप कौन सी थी, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर पीछे वाला रिकॉल नहीं होगा तो आप आगे वाले चैप्टर के साथ कनेक्शन नहीं बिठा पाओगे बच्चों। तो ये बहुत जरूरी है आपको जो बैक्टीरिया है उनकी शेप के बारे में बात करना। तो अगर शेप की बात करें तो शेप हमारे पास 4 तरह की शेप थी, मैं वापस से रिकॉल करवा रही हूँ चीजों को। एक तो था कोकस, ठीक है, दूसरी कौन सी थी? बेसिलस, तीसरी शेप थी स्पायरम, स्पाइरिलम, और जो फोर्थ शेप थी वो हमारे पास कौन सी थी? विब्रियो या कोमा शेप, ठीक है। तो ये 4 शेप हम लोगों ने देखी थी। इसके अलावा बैक्टीरिया की अगर फिर हम लोगों ने क्या देखा था? बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स पढ़े थे। सेल एनवेलप देखा था जिसके अंदर हमारे पास 3 लेयर थी। सेल वॉल कैप्सूल लेयर थी, सबसे पहले तो कौन सी लेयर थी? कैप्सूल, फिर आ रहा था हमारे पास सेल वॉल, और फिर आ रही थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था? साइटोप्लाज्म देखा था जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट था और मीजोसोम प्रेजेंट था और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था और कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थी, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया की मोटिलिटी की बात कर रहे थे, तो मोटिलिटी के लिए कौन प्रेजेंट था? फ्लैजिला प्रेजेंट था, जिसकी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखी थी। तो शेप देख ली, इसके अलावा हमने उसकी स्ट्रक्चर देख ली, ठीक है। और फिर हम लोगों ने बैक्टीरिया को क्या किया था? स्टेन किया था, ठीक है। ग्राम ने जब बैक्टीरिया को स्टेन किया तो बैक्टीरिया बेसिकली 2 कैटेगरी में आते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव और दूसरे कौन से थे? ग्राम नेगेटिव, ठीक है। और इसके अलावा हमने प्लांट का क्या देखा है? न्यूट्रिशन देखा है, क्योंकि मेटाबॉलिक लेवल पे डाइवर्सिटी इसी में मिलते हैं। तो न्यूट्रिशन के अंदर जो बैक्टीरिया है बेसिकली वो हमारे सामने कितने कैटेगरी में आ रहे हैं? 2 कैटेगरी में आए थे। कौन कौन से थे? ऑटोट्रोफ्स थे और दूसरे कौन से थे? हेट्रोट्रोफ्स थे, ठीक है। ऑटो के अंदर 2 थे, कौन से? फोटो ऑटोट्रॉफ थे और दूसरे थे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और हेट्रोट्रॉफ्स में बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के बैक्टीरिया थे, एक तो सैप्रोफाइटिक थे जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था, ठीक है, सैप्रोट्रॉफ्स, और दूसरे कौन से थे? पैरासाइट। इसके अलावा न्यूट्रिशन के अंदर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में कंप्लीट पढ़ा है, यानी कि मोनेरा जो है उसके मेंबर की हर एक चीज को हमने बहुत ढंग से निपटाया है। यानी कि बैक्टीरिया का जो हम लोगों ने अभी तक ये हमारा चैप्टर था जो कंप्लीट एक रिकॉल करवाया है मैंने, ताकि हम एक लिंक जनरेट कर सके कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो बैक्टीरिया का शेप, स्ट्रक्चर, स्टेनिंग, न्यूट्रिशन सब कुछ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की जो फिनोमिना है, क्योंकि लिविंग है भाई तो रेस्पिरेशन तो होगा ही होगा। तो रेस्पिरेशन की बेसिस पे बैक्टीरिया जो है उसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं।
जो है वो आर 2 टाइप्स। ठीक है, रेस्पिरेशन के बेसिस पे बैक्टीरिया 2 टाइप के हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, एक तो वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं उनको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, और दूसरे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रहते उनको हम क्या बोलते हैं? एनाएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो 2 तरह के हमारे पास बैक्टीरिया आ चुके हैं। कौन कौन से? एरोबिक और एनाएरोबिक बैक्टीरिया। देखो, एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहने वाले, और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये आगे 2 टाइप के हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है, तब मैं बता रही हूँ, अदरवाइज रेस्पिरेशन करने की जरूरत नहीं थी। एक होता है ऑब्लिगेट एरोब्स और एक होता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब होता है ये कंप्लीटली एरोबिक होते हैं, मतलब कि ये ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये मर जाएंगे, सीधी सी बात है। यानी कि ये प्योर ऑक्सीजन में रहने वाले हैं, यानी कि अगर एब्सेंस ऑफ O2 होगी तो ये क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल वैसे आपको याद कर रखना बहुत जरूरी है। एजोबैक्टर, मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल बता रही हूँ बच्चों जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। एजोबैक्टर, ठीक है, एजोबैक्टर वो एग्जाम्पल है जो कि ऑब्लिगेट एरोब है, वो कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जिंदा रहेंगे। ठीक है, अगर उनको O2 नहीं मिली तो वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब ये होता है कि नॉर्मली तो ये एरोबिक ही होते हैं बट कैन सर्वाइव in the absence of O2. That is a important thing. Facultative anaerobic, फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब होता है ये फ्लक्चुएट हो सकते हैं। फैकल्टेटिव एज ए आप ट्रैक के फॉर्म में याद रख सकते हो कि इनमें थोड़ा फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन का मतलब कि ये मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ऑक्सीजन मिली तो रहेंगे ही रहेंगे, ऑक्सीजन ना मिली तो भी ये अपने आप को क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं ऐसी एक्सट्रीम एंड वर्स कंडीशन के अंदर। क्लियर हो गया? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखें तो एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल हमारे सामने क्या आता है यहाँ पे? वो रहता है एसिटोबैक्टर एसिटी। 12th क्लास में इस बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एसिटिक एसिड या फिर विनेगर या फिर विनेगर बनाने वाला या एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया पूछा जाए तो यही आंसर आता है। और एक फैकल्टेटिव एनारोब में पूछा गया क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन तो ये था, दूसरा क्वेश्चन था, ये भी आपके 12th क्लास में फिर से आएगा, कॉलेस्ट्रेडियम टिटेनी, जो टिटेनी डिजीज कोज करता है। तो ये कॉलेस्ट्रेडियम टिटेनी जो है वो ऑब्लिगेट एरोबिक है या फैकल्टेटिव एनारोबिक है? तो आंसर जाएगा ये फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है, यानी कि ऑक्सीजन मिली तो ठीक, अगर नहीं मिली तो भी ये अपना काम चला लेगा। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया भी 2 टाइप में डिवाइड हो जाएंगे बच्चों। कौन कौन से? एक तो वही ऑब्लिगेट, ठीक है, और दूसरे कौन से हो जाएंगे? फैकल्टेटिव। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? देखो, ऑब्लिगेट का मतलब होता है वही कि ये तो कंप्लीटली कौन सी कंडीशन में रहेंगे? ऑक्सीजन की एब्सेंस वाली, यानी कि कंप्लीटली ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, अगर ऑक्सीजन मिली तो ये मर जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इनके पास एरोबिक कंडीशन में रहने की कैपेसिटी नहीं होती, डू नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, डू नॉट हैव कैपेसिटी
कैपेसिटी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो इनको चाहिए नहीं, इनको तो प्योर एब्सेंस चाहिए ऑक्सीजन। तो एग्जाम्पल जो है वो रहता है कॉलेस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। ये एग्जाम्पल बच्चों बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ आपको गिन के वही एग्जाम्पल बता रही हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि पेपर में पूछे गए हैं, ऑप्शन में आए हुए हैं। आपको इतने एग्जाम्पल तो एटलीस्ट याद करने ही करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैकल्टेटिव एरोबिक, ये कंप्लीट नेम है। फैकल्टेटिव एरोबिक का मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मली तो क्या है, एनएरोबिक है, ठीक है, बट कैन सर्वाइव इन O2 कंडीशन। सीधे सा मतलब है कि इनके पास कैपेसिटी है, हैव कैपेसिटी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की। अगर ऑक्सीजन मिल ली तो वो यूज कर लेंगे, ठीक है, और नहीं तो वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगे यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस दही बनाने वाला यानी कि कर्ड फॉर्मेशन करने वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं, मेन 4 टाइप्स हैं, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान से अटेंड करने पड़ेंगे। ये वाले हैं ऑब्लिगेट, एनारोबिक, एरोबिक, ठीक है। तो आपको इनके टर्म्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब है वो एनारोबिक कंडीशन में रहने के लिए फ्लक्चुएट है। फैकल्टेटिव एरोबिक का मतलब है कि वो एरोबिक कंडीशन में रहने के लिए फ्लक्चुएट है। तो भाई मैंने 4 मेन एग्जांपल बताए हैं, एजोबैक्टर, कॉलेस्ट्रिडियम टिटेनी, वैसे तो एसिटोबैक्टर एसिटी भी है, कॉलेस्ट्रिडियम बोटेलिकम और लैक्टोबैसिलस। ये 4 जो एग्जांपल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, जो आपको करने ही करने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली, हमने वापस से आते हैं वहीं पे, हमने शेप, स्ट्रक्चर, स्टेनिंग, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन सब देख लिया बैक्टीरिया का। कुछ भी हम लोग चीजें हैं वो स्किप नहीं कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजें हम लोग डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। बैक्टीरिया ऐसा ही थोड़ा ना है, इसके अंदर भी तो रिप्रोडक्शन होगा, ये भी तो अपनी नंबर ऑफ कॉपीज क्या करता है, बढ़ाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है भाई बैक्टीरिया, ये देखें। तो भाई जो रिप्रोडक्शन का मेथड है बैक्टीरिया में, वो 2 तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय 2 मेथड, यानी कि रिप्रोड्यूस बाय 2 मेथड्स। 2 मेथड से वो क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। कौन कौन से मेथड्स हैं, देखो पहला मेथड होता है वो प्योर मेथड है, जिसके अंदर 2 पेरेंट का झंझट चाहिए ही नहीं। कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि सिंप्लीफाई, नॉर्मल एक पेरेंट डिवाइड होके क्या कर सकता है, नई ऑफस्प्रिंग्स रेडी कर सकता है। और दूसरा रहता है प्योर लैंग्वेज अगर यूज करें तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वर्ड यूज करते हैं। अगर ये टर्म थोड़ा भारी भरकम लग रहा है तो आप बोल सकते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकता, लाइक
प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग पहले तो देखेंगे कौन सा एसेक्सुअल में कैसे करेगा। तो एसेक्सुअल में ये दो टाइप से करता है। कौन कौन से? एक तो ये बाइनरी फिजन करेगा, जो कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बाइनरी फिजन। और एक होता है बाय एंडोस्पोर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है बच्चों कि एंडोस्पोर पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर आपको डायरेक्ट एंडोस्पोर बताती हूँ कि अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया बनता है, नया बैक्टीरिया बनता है, काइंड ऑफ, तो ये चीजें आपको नहीं क्लियर होती है। लेकिन एक स्टेप में पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से क्लियर हो रही है कि भाई एंडोस्पोर क्या है, एक रिप्रोडक्शन का मेथड है। कैसा मेथड है? एसेक्सुअल मेथड है। किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है। तो एक चार्ट के थ्रू अगर चीजों को क्लियर करोगे, एक लिंक के साथ क्लियर करोगे, तो बहुत अच्छे से चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। समझ में आया? तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, यानी कि हमने अभी तक बैक्टीरिया की क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। अगर हम काउंटिंग करें तो बैक्टीरिया का हम लोगों ने शेप पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर देख लिया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर दिया, उसको हमने कलरफुल कर दिया, यानी कि स्टेन कर दिया। डाई थी, 3 मेथड थे। उसके बाद हमने देखा भी बैक्टीरिया जो है बेचारा खाना वाना कैसे खाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था? खाना कैसे खाता है, कुछ अपना बना लेते हैं, कुछ डिपेंड करते हैं, कुछ सैप्रोफाइटिक नेचर के डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर से ले लेंगे तो किसी के अंदर पैरासाइट बन जाएंगे, और कुछ तो बड़े ही नाइस बिहेवियर के हैं कि वो कहते हैं कि भाई कुछ तुम मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ दे दूँ, काफी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बाद हम लोगों ने फिफ्थ क्या चीज देखी थी? रेस्पिरेशन बैक्टीरिया कैसे करता है। तो हमें पता है बैक्टीरिया तो हर कंडीशन में रह सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी और ऑक्सीजन के बाद भी। सो अगर वो साथ रह रहा है तो एरोबिक है, बाद रह रहा है तो एनारोबिक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो साथ भी रह सकते हैं और बाद भी रह सकते हैं, तो वो फैकल्टेटिव एनारोबिक हो गए। ठीक ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्योर ऑक्सीजन के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो ठीक है, काम चला लेते हैं अपना कि ठीक है कोई इशू नहीं है। और लास्ट हमने रेस्पिरेशन के बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है बैक्टीरिया क्या क्या देख रहे हैं, 6th पॉइंट वो हम देख रहे हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए 2 मेथड थे, एसेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि एक सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज होता है किसका? ऑफ जेनेटिकल मटेरियल का। जेनेटिकल मटेरियल क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। सो दैट्स वाई। और यहाँ पे जेनेटिकल मटेरियल एक से दूसरे में जा रहा है, तो ऐसे फिनोमिना रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। जैसे स्पर्म में जेनेटिकल मटेरियल होता है वो फीमेल में जाता है, तो इस तरह की फिनोमिना होती है ये। लेकिन ए सेक्सुअल बहुत सिंपल होती है, जिसके अंदर हम बाइनरी फिजन देखेंगे और एक एंडोस्पोर से कैसे होता है वो देखेंगे। वहीं अगर हम जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 अलग अलग मेथड आएंगे, यानी कि हम जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन भी हम 3 अलग अलग मेथड से पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड है 3 वो हम देखते हैं। ये हो गया 3, ठीक है। तो एक तो हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। अब क्या है, ये जो दोनों मेथड है ना, ये 11th में नहीं एक्सप्लेन किए, नाम तो यहाँ आ गए, और इनका एक्सप्लेनेशन क्लास 12th का सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, उसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन करते हैं। तो 11th इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बेस तैयार कर रही है आपका 12th का। और थर्ड होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्रोडक्शन के टोटल कितने मेथड हम देखने वाले हैं? 5। कौन कौन से? 2 एसेक्सुअल के और 3 जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के, बाइनरी फिजन, एंडोस्पर्म, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। इनका हम नॉर्मली एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। और हम लोग क्या देख रहे हैं अभी?
रिप्रोडक्शन फिनोमिना, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ये सारे के सारे उसके अंदर क्या है? मेथड्स है जिससे बैक्टीरिया क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन कर सकता है। सो नेक्स्ट क्लास में ये पांचों के पांचों मेथड के ओवरव्यू लेंगे कि भाई क्या होता है, कैसे करते हैं ये कॉन्जुगेशन और ये सारी फिनोमिना, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, रिप्रोडक्शन की फिनोमिना को कंप्लीट करेंगे एंड जितना भी चैप्टर है उसको साथ के साथ आप पढ़ते रहो, रिकॉल करते रहो चीज़ों को, तो हम देखेंगे कि हर एक चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान होगा। और अभी अगर हम सीक्वेंस भी बनाए तो हमारी सीक्वेंस बहुत सेट है। लिविंग्स के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, देन उनके अंदर नॉमेनक्लेचर, देन उनका क्लासिफिकेशन, देन 5 किंगडम बनाए और 5 किंगडम में पहला किंगडम मोनेरा, और मोनेरा के अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की शेप, स्ट्रक्चर, स्ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है ये नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़े, बी पॉजिटिव, कीप स्टडिंग, थैंक यू।